के लिए। ठीक है ना? क्या हो गया? माइक आवाज पकड़ रहा है, हाँ जी पकड़ रहा है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी जो बेसिक्स थे वो तो बहुत से मैंने आपको बताए थे। अभी हम आ जाते हैं चार्ट के एनालिसिस पे। ठीक है, चार्ट को एनालाइज करना है तो मैंने यहाँ पे बाइनेंस को खोला हुआ है। आप चाहे तो बाइनेंस पे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप बाइनेंस पे नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग व्यू पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म्स आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है। अ, मैं ट्रेडिंग व्यू भी एक बार ओपन कर देता हूँ। बाइनेंस आप ओपन करेंगे तो बाइनेंस के बीच में ही चार्ट के ऊपर ही ना आपको यहाँ पर ऑप्शन एक नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो ट्रेडिंग व्यू के टूल्स और ट्रेडिंग व्यू का तमाम सिस्टम है ना, आप उसको यूज़ कर सकते हैं बाइनेंस के अंदर रहते हुए ही। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे देख सकते हैं ओरिजिनल और ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग व्यू वाला है और ये ओरिजिनल है। ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू के अंदर जब आते हैं हम तो हमें यहाँ पर जो है वो चार्ट नज़र आता है। तो इसको सिंपली मैं ऐसे करूँगा कि आपको ये चीज़ शो करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल। ठीक है, मैंने ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लिया है। मेरे पास ट्रेडिंग व्यू का पेड अकाउंट है। अगर आपके पास पेड अकाउंट नहीं है तो फ्री अकाउंट में भी तमाम ये जो प्रोसीजर्स कर सकते हैं जो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो ट्रेडिंग व्यू खुल गया, खुल गया, खुल गया। ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इस चीज़ पे आ जाता हूँ कि आपको ये चीज़ समझनी है कि आपने चार्ट का जो एनालिसिस है वो स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, मैं अपने जो चार्ट है उसको क्लीन कर लूँगा एक बार। ठीक है, ये मेरा पूरा चार्ट क्लीन हो चुका है। ठीक है, और अब मैं अपने चार्ट पे, बल्कि मैं इसे क्लीन नहीं करता, इसे ऐसे ही रखता हूँ और यहाँ पे एक नया एनालिसिस कर लेता हूँ। ठीक है। ओके, तो ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स भी होते हैं, आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, मैं नहीं यूज़ करता। ठीक है। अच्छा, सो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, हम वन डे के चार्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, आप इंट्राडे करना चाहते हैं, आप किस टाइप की जो है वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और आप किस स्ट्रक्चर पे जो है वो ट्रेड ले रहे हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओवरऑल यहाँ पे अब हम मार्क करेंगे कि हम किस तरह से अपनी ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट करने वाले हैं और हम उसका टारगेट, टेक प्रॉफिट वगैरह वगैरह कैसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास चार्ट है। इस चार्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और हम यहाँ पे टूल है पैथ के नाम से, उसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये टूल जो है हमें हेल्प करता है, हम मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं। अब आप मार्केट स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है उसकी यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे तो वो आपको मिल जाएंगी। तो मैं ये मार्केट स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ, ये हाई है, ये लो है, उसके बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये स्विंग स्ट्रक्चर है, हाई या फिर लो। ठीक है, फिर ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बाद ये इंटरनल स्ट्रक्चर इक्वल हाई समझ लें, ये बना रहा है इक्वल लोज।
तो ये एक्सटर्नल भी है, स्विंग भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हाई बना, ये लो बना, एंड देन ये अगेन एक हाई था, एंड देन मार्केट इज रेडी टू गो इनटू डाउन साइड। ठीक है, बट बिफोर गोइंग डाउन साइड, मार्केट इज गोइंग टू कंसोलिडेट, सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन मार्केट यहाँ पे शो करेगी, जो कि मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे मार्केट घूमेगी, एंड देन इट विल गो डाउन, बिकॉज इट विल लिक्विडिफाई एंड इट विल लिक्विडेशन करेगी ये। ठीक है, यानी कि ऑर्डर्स को ग्रैब करेगी। सो अभी हम इस चीज़ को समझते हैं कि आगे एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है मार्केट का। सो ओवरऑल अगर हाई लेवल स्ट्रक्चर्स में हम बात करें, तो मार्केट का ये लो है, ये हायर हाई है, ये फिर हायर लो है, फिर ये हायर हाई है, फिर ये इक्वल लो है, या इसको हायर लो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, फिर ये हायर हाई है, एंड देन यहाँ पर हमें मिलता है एक सिंपल सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब हम इसको मार्क कर लेते हैं सिंपली। कैसे? ये एक जोन मार्क हुआ, मैंने इसमें ऑलरेडी फीड किए हुए हैं, तो ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है यहाँ पे, और मार्केट उस जोन से निकल के बाहर चली गई है ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद उस जोन जो हाई था, उसमें मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, जो कि इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ से ये हाई जनरेट हुआ है उससे ऊपर था। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने दोबारा एक हाई लो क्रिएट किया, और दोबारा हाई क्रिएट किया, एंड देन अगेन मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, सो मार्केट आप कह लें अप ट्रेंड है यहाँ तक। ठीक है, देन क्या हुआ, मार्केट ने अगेन यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, और मार्केट अगेन जो है वो बुलिश मोमेंटम को बरकरार रखे हुए है। अच्छा, यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ होती है, वो ये है कि हम इस चीज़ को आप अगर गौर से देखें तो आपको एक चीज़ मिलेगी। वो ये है कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये बड़ा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के बीच में आपको छोटे छोटे इंटरनल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। वो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में मोस्टली आपको लंबी लंबी विक्स मिलेंगी। ये देखें। ठीक है, आप साइड पे भी आप जाएंगे, तो यहाँ पे भी आप देखें आपको विक्स मिल रही हैं। ठीक है, जबकि अगर आप इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसमें आपको विक्स बहुत कम मिल रही हैं एक साइड पे। सो ये विक्स का क्या मतलब है? इस विक्स का मतलब है कि मार्केट स्टॉप लॉसेस हिट कर रही है इधर मौजूद तमाम लोगों के। ठीक है, ताकि लिक्विडिटी ग्रैब की जा सके और मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव कर सके। अब सवाल ये है कि मार्केट किस साइड की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है। तो इसका सिंपल सी लॉजिक ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि मार्केट किस साइड पर जो है वो लंबी विक्स क्रिएट कर रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट अप साइड पे लंबी विक्स क्रिएट कर रही है, और मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड शिफ्ट है वो अप साइड है। ये देखें, यहाँ से आपको पता चलेगा कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड अप साइड है। तो जब अप साइड है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे जिन लोगों ने ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट किए हुए हैं नीचे से ऊपर की तरफ बाय के नीचे, उनका स्टॉप लॉस नीचे है, और मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को ज़्यादा हिट नहीं कर रही, स्टॉप लॉस हंट नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि मार्केट उनके स्टॉप लॉस यकदम खाएगी। ठीक है, तो मार्केट ऊपर वालों के स्टॉप लॉस बार बार खा रही है, ताकि मार्केट में से जो सेलर जिन्होंने ऊपर ऑर्डर लगाए हुए हैं उनको वो आउट कर दे, और फिर जो बड़ा सेलर है, जो शार्क है, वो पूरी मार्केट को खुद कंट्रोल कर सके, वो अपनी मर्जी की मूवमेंट ला सके मार्केट में। तो शार्क क्या कर रही है, बार बार ऊपर के स्टॉप लॉसेस लोगों के हिट करवा रही है, और फिर उसके बाद वो एक डाउन मूव दे रही है। ठीक है, और जब मार्केट में उसने अपसाइड लिक्विडिटी ग्रैब की है, अब ये जो सेक्शन है लिक्विडिटी ग्रैब करने का, ये अगर आप गौर करेंगे तो इसने दोनों साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की है। मार्केट जब एक बड़ा मूव लेने वाली होती है, बड़े मूव से पहले मार्केट दोनों साइड की लिक्विडिटी ज़रूर ग्रैब करती है, क्योंकि मार्केट को किसी भी किस्म के जो शार्क्स होती हैं, उन्हें किसी भी किस्म के रिटेलर, जो छोटा ट्रेडर है, उसकी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होती मार्केट में। ठीक है, तो जैन भाई मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? हेलो। अच्छा,
तो मार्केट में जो बड़ा ट्रेडर है ना, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि छोटा जो रिटेल ट्रेडर है वो उसकी ट्रेड्स का जो उसने एक प्लान बनाया हुआ है कि वो कहाँ लेके जाएगा और कहाँ से नीचे गिराएगा उसको वो ख़राब करे। तो वो क्या करता है, वो तमाम रिटेलर के स्टॉप लॉसेस हिट हिट करवाता है, जिसे स्टॉप लॉस हंट कहते हैं। वो हंट करके उसके बाद जब मार्केट से सेलर, रिटेलर जो सेलर है और बायर है वो आउट हो जाता है, उसके बाद वो अपनी मर्जी का मार्केट में मूव देता है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जो इंटरनल लिक्विडिटी होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें आपको ये जो विक्स होती हैं ये बताती हैं कि मार्केट ने किस साइड की लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब आप ये देखेंगे मार्केट ने ओवरऑल जो है वो डाउन साइड की लिक्विडिटी भी ग्रैब की है और अप साइड की भी। डाउन साइड की आप देख लें, 3-4 मरतबा बड़ी बड़ी विक्स बनी है, जिसने जिन विक्स ने जो है ये मूव जनरेट किया है। ये विक ये विक ये विक्स जो क्रिएट हुई हैं लंबी लंबी, इन विक्स ने स्टॉप लॉसेस हिट किए हैं जिन्होंने बाई के ऑर्डर लगाए हुए थे। और जब मार्केट से बायर आउट हो गया है, तो जो ये मूव है ये लेके आया है शार्क। जैसे ही शार्क ने बड़ा मूव ऊपर की तरफ खेला है तो मार्केट से सेलर आउट हो गया, सेलर के स्टॉप लॉसेस हिंट हो गए। जैसे ही सेलर का स्टॉप लॉस हंट हुआ मार्केट में, फिर जो शार्क थी उसने अपना सेलर से जो है वो एक जो जोन था वो भी नीचे से लिक्विडिटी ग्रैब की है। पहले उसने, ये देखें आप गौर करें आपको एक चीज़ पता चलेगी कि यहाँ से उसने छोटे छोटे जिन्होंने ट्रेड ली हुई थी, छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखे थे, उनके उसने स्टॉप लॉस हंट किए हैं और जो लिक्विडिटी इकट्ठी हुई है उससे वो ऊपर लेके गया मार्केट को, क्योंकि उसने ऊपर वालों के स्टॉप लॉस हंट करने थे। जब उसने ऊपर वालों के स्टॉप लॉस हंट किए हैं तो उसको पता चला है कि लोग कुछ ऐसे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने ऑर्डर्स के स्टॉप लॉस यहाँ रखे हुए हैं। तो उसने उनके स्टॉप लॉस को उड़ाने के लिए एक मरतबा दोबारा से मार्केट में सेल का बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, जिसने ये यहाँ तक इसको क्रैक किया। और यहाँ मौजूद तमाम ऑर्डर्स जो हैं वो लिक्विडिफाई हो गए, तमाम अकाउंट्स उड़ गए हैं लोगों के। ठीक है, अकाउंट्स खाली हो गए। जैसे ही लोगों के अकाउंट्स खाली हुए, बायर ने बड़े सुकून से जो है ना मार्केट को वो पीक पे पहुंचाया। ठीक है, जैसे उसने पीक पे पहुंचाया है तो जिन लोगों के ऑर्डर्स यहाँ लगे हुए थे और यहाँ लगे हुए थे उन तमाम लोगों के, क्योंकि ये देखें कितना बड़ा ऑर्डर है जो सेल का लगा हुआ था, ये पूरा सेल का ऑर्डर जो है उसने इसकी स्टॉप लॉस हंट किया है। जैसे ही उसने इसका स्टॉप लॉस हंट किया है तो रिजल्ट रिजल्ट क्या निकला है कि मार्केट से सेलर आउट हो गया। और जैसे ही रिटेल सेलर आउट हुआ है, छोटा सेलर आउट हुआ है, तो मार्केट में जो ये बायर था जिसने ये पूरा मूव एग्जीक्यूट किया है, उसने अपने ऑर्डर सेल किए और मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, ये शार्क ने पूरा मूव जनरेट किया। अब आपको ये मूव को समझना है कि ये विक्स किस साइड पे जनरेट हो रही हैं। ओवरऑल आपको एक चीज़ समझ आएगी कि जिस साइड को ट्रेंड जा रहा है, अगर ऊपर की साइड को, तो एक बड़ा मूव नीचे की साइड को मिलेगा, क्योंकि नीचे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है ओवरऑल ट्रेंड में, तो एकदम बड़ा मूव मार्केट ऊपर की तरफ लेगी, जिसे इम्पल्स एंट्री कहते हैं, इम्पल्स मूव कहते हैं। और वो मार्केट क्या करेगी, ऊपर की तरफ बड़ा मूव लेके स्टॉप लॉसेस खा के दोबारा अपनी डायरेक्शन को बरकरार कर लेगी। तो ये स्टॉप लॉस हंटिंग है, इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये हाई क्रिएट हुआ, हाई के बाद ये हमें लोअर लो मिला। यहाँ पर हमें मिला जनाब एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, जो कि एक्चुअली तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता है, बट इसको आप कंसीडर कर सकते हैं कि चेंज ऑफ करेक्टर था। ठीक है, तो ये जनाब हमारा हो गया चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर मतलब मार्केट ऊपर की साइड के को चल रही थी, अब मार्केट ने नीचे को ये लो ब्रेक किया और अब मार्केट नीचे को जाने के प्लान कर रही है। ठीक है, अब हमें इस चीज़ को समझना है कि अब मार्केट इस वक्त जिस कंडीशन में खड़ी है वो कहाँ जाएगी। ठीक है, तो उसको जब हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें एक चीज़ मिलती है, और वो ये है, और वो चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली सबसे पहले जब आपने ये स्ट्रक्चर्स मार्क कर लिए, तो इन स्ट्रक्चर्स को मार्क करने के बाद आपको ये पता है कि मार्केट ने एक हाई क्रिएट करना है, और हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया। और वो हाई कहाँ तक क्रिएट होगा, मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप्स को सबसे पहले फिल करती है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप्स को जो है वो मार्क करेंगे। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे आऊँगा और मैं यहाँ पर अब हम चार्ट को क्लीन कर देते हैं। मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए इसको बनाया था, इसको मैंने रिमूव कर दिया और अब हम इसको शुरू से ड्रा करते हैं क्लीन मोड पे। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप्स को ड्रा करते हैं, जो कि ये है। बाय द वे फेयर वैल्यू गैप क्या है, इसकी आप वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि आपने कैसे बनाना है। अ, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या है। फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा जोन है कि आपको एक बड़ी कैंडल नज़र आती है, चाहे वो ग्रीन हो या रेड हो। उस कैंडल से पिछली और अगली कैंडल की जो विक्स है, उस कैंडल की बॉडी की तरफ,
वो एक दूसरे को मीट ना कर रही हो। यानी कि ये देखें, ये बड़ी कैंडल है, इसकी पिछली कैंडल की जो नीचे की विक है वो यहाँ तक है, और उससे अगली कैंडल की जो ऊपर की विक है वो यहाँ तक है। ये बीच का एरिया खाली है। इन दोनों कैंडल्स ने में इस बीच के एरिया में कहीं से कोई भी विक नहीं बनाई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो ऑर्डर्स हैं। यानी कि जैसे ही बड़े सेलर ने अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए थे, तो मार्केट का जब सेल होता है मार्केट में, तो मार्केट का रेट एकदम गिरता है। जैसे ही रेट गिरा, तो जो उसने इन इस प्राइस एक्शन पे अपने ऑर्डर सेल करने थे वो नहीं कर पाया। तो कोई विक यहाँ क्रिएट नहीं हुई। और कोई भी सेलर ये नहीं चाहेगा कि उसकी चीज़ की कीमत कम पे बिके। तो वो क्या करेगा, वो वेट करेगा प्राइस बढ़ने का दोबारा। तो जिस सेलर ने यहाँ पे बड़ा मूव जनरेट किया था, वो वेट करेगा कि प्राइस दोबारा इसके लेवल पे आए, क्योंकि उसने यहाँ खरीदा था। अगर आप पिछले मूव में देखें, यहाँ पे उसने खरीदे थे अपने ऑर्डर्स। तो वो कभी भी इससे नीचे नहीं बेचेगा। अगर वो इससे नीचे बेचेगा तो उसको लॉस होगा। तो वो क्या करेगा कि वो मार्केट का वेट करेगा ऊपर आने का, फिर वो अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करेगा। तो सेम एज इट इज़ मार्केट अपने फेयर, इसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, कि ये वो जगह है जहाँ पे वो सेलर ने अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करने थे या बायर ने, वो नहीं कर पाया। तो अब उसे मोमेंटम चाहिए, उसे पोजीशन चाहिए कि मार्केट दोबारा उस जगह पे आए, तो वो अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिरी, उसके बाद मार्केट ने एक लो क्रिएट किया। जब लो क्रिएट किया तो हमें एक चीज़ दोबारा से नजर आई, और वो थी एक और फेयर वैल्यू गैप। जैसे ही मार्केट ने ऊपर से नीचे को रेस दी, तो उसकी रेस को ब्रेक लगाते हुए यहाँ तक आ गई, और उसमें एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। जैसे ही फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए उसने दोबारा ऊपर को रेस लगाई, तो फिर नीचे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो गया। ठीक है। तो ये हम एक और फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेते हैं, जो कि ये है। ठीक है। हाँ जी जैन भाई, समझ आ रही है? अच्छा, अब आपने एक चीज़ समझनी है, आपकी ट्रेड की जो असल बुनियाद है, वो आ जाके फेयर वैल्यू गैप के इर्द गिर्द घूमेगी। कैसे घूमेगी? अब आपने एक बात याद रखनी है कि आपने ड्रा करना है अब सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन को आपने ड्रा करने के लिए सबसे पहले चले जाना है कि जहाँ पे आपने अपने फेयर वैल्यू गैप्स को क्रिएट किया है, आपका प्राइस एक्शन कहाँ पे? आपका प्राइस एक्शन इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स के बीच में है। तो इसका असूलन बात की बनती है कि ऊपर वाला जो फेयर वैल्यू गैप है आपकी प्राइस एक्शन से, उसके ऊपर आपका कहीं, ऊपर कहीं पर भी आप ढूंढ सकते हैं। जहाँ पर होगा वो आपका सप्लाई जोन होगा। और सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहाँ से मार्केट हिट करके नीचे आ जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल का ऑर्डर पड़ा होता है। ठीक है। और जो जोन आपने मार्क किया है नीचे की तरफ एफवीजी में, उस एफवीजी से नीचे आपको कहीं ना कहीं अपना डिमांड जोन मिलेगा, जहाँ से मार्केट हिट करके ऊपर आएगी। ठीक है। अब ये तो हो गया ओवरऑल एनालिसिस। अब हमें प्रिसाइज एंट्री लेनी है, कि बिल्कुल एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे हम एंट्री लें, ताकि हमारा माइनस में ना जाए और हम प्रॉफिट हिट करके अपना आउट हो जाए मार्केट से। अभी अब देखें, मेरा ट्रेड चल रही है और मेरा प्रॉफिट आई थिंक चल रहा है। यस, $15 to $16 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है अभी भी। बट लेट्स सी व्हाट गोज ऑन। सो अब इस चीज़ को हम समझते हैं कि ये हमने फेयर वैल्यू गैप्स को मार्क कर लिया, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को मार्क कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि अब इसके अंदर होने क्या वाला है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर और कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा। सो वी विल सिंपली शिफ्ट फ्रॉम 2 day to 4 hour। ठीक है। एंड देन वी विल ट्राई टू फाइंड अस फेयर वैल्यू गैप विद इन 4 hour कैंडल्स। अच्छा, 4 hour कैंडल्स में अगर हम आते हैं, तो जहाँ पे मेरा प्राइस एक्शन है उसके नीचे मुझे कोई फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। अगर यहाँ पर है था थोड़ा सा, तो वो फिल हो चुका है। अच्छा, वो फेयर वैल्यू गैप आपने कैलकुलेट नहीं करना जो कम्प्लीटली फिल हो चुका है। फिल हो चुका से हमारा मार्केट उधर वही उस जगह पे कोई एक विक क्रिएट कर चुकी है या बॉडी क्रिएट कर चुकी है, वो इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप है। जैसे यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप था और मार्केट इसको फिल कर चुकी है ऊपर आके, तो ये इनवैलिड है। ठीक है। तो आप नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ये हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिलता है जनाब। तो हम क्या करेंगे, हम इस फेयर वैल्यू गैप को री मार्क कर लेंगे ऐसे। ठीक है। और मैं ये दोबारा बुलिश एफवीजी को मार्क कर लिया। ठीक है। अब आप देखें कि हमें प्रिसाइज पोजीशन मिलने लगी शुरू हो गई है। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि हमारी डिमांड जोन कहाँ पे है, फेयर वैल्यू गैप के नीचे। सो आप यूँ कह सकते हैं कि ये डिमांड जोन प्रिसाइजली हेल्ड करता है
समथिंग लाइक पिछली दो कैंडल्स को हमने इंक्लूड किया राउंड अबाउट हेयर। ठीक है, तो आपको प्रिसाइज पोजीशन मिल गई है अपने डिमांड जोन की। इसको और प्रिसाइज करते हैं। ठीक है, अ, ये आ गया हमारा डिमांड जोन। ठीक है। अच्छा, सेम एज इट इज़ हम ऊपर आते हैं। ऊपर की तरफ हमें कोई एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, देख रहे हैं ये। ठीक है, मार्केट अब इस फेयर वैल्यू गैप को हिट करने ऊपर आएगी। दैट्स वाई वी हैव अ अपसाइड ट्रेड। ठीक है, समझ रहे हैं। सो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। इससे पीछे फेयर वैल्यू गैप देखते हैं जनाब। और इससे राउंड एग्जैक्टली राइट अबव यहाँ पर हमें हमारा डिमांड जोन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी हो सकता है, इस वीक में भी हो सकता है। अब वो हम देखेंगे कि कहाँ पे है। अच्छा, उसके बाद हम आगे आते हैं पीछे, और कोई फेयर वैल्यू गैप ढूंढते हैं नीचे की साइड पे। नहीं है, नहीं है, नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा, ये था। उसके बाद हमें नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे भी कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आए तो ये तमाम फिल हो चुका है। सो यू कैन से कि राउंड अबाउट हमारा जो जोन है, जहाँ पे हम ट्रेडेबल जोन मान रहे हैं जिसको, उसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे अहम बात एक आपको बता दूं कि आपने वन डे के कैंडल स्टिक पे आ जाएंगे, और आपने जो अपने जोन्स को मार्क किया ना, सप्लाई और डिमांड जोन्स को, इनके दरमियान आप एक एक क्रिएट करेंगे फिबोनाकी। ठीक है, मैंने ये देखें, ये फिबोनाकी ऊपर से खींचा, और ये मैं फिबोनाकी को ले गया एग्जैक्टली अपने डिमांड जोन तक। उसके बाद मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा, और मैं यहाँ पर मैंने तो टेम्पलेट ऐड किया हुआ है अपना। ठीक है, आपको इसकी सेटिंग्स को चेंज करना है, और इसकी सेटिंग्स में सिर्फ अनेबल करना है, वैल्यूज़ को चेंज करना है। 33%, 66% और 1%। तो ये तीन आपको परसेंटेजेस मिल जाएंगी। मैंने ऑलरेडी इसका एक टेम्पलेट क्रिएट किया हुआ है, तो मैंने ये कर लिया, ये देख लें। तो यहाँ पे तीन जोन्स हैं, 33, 66 और 1। 33 ऊपर वाला जो है वो रेड है, सेंटर वाला ग्रे है, और ग्रीन वाला जो है वो बाय जोन है। अब आपने बात याद रखनी है कि अगर मार्केट रेड एरिया में है, तो आपको सप्लाई जोन्स को ढूंढना है, और एग्जैक्ट सप्लाई जोन पे एंट्री लेके मार्केट का नीचे आने का वेट करना है इक्विलिब्रियम के अंदर। अगर प्राइस एक्शन ग्रीन जोन में है, तो आपको बाय का ऑर्डर ढूंढना है और बाय का ऑर्डर प्लेस करना है। बट अगर मार्केट इस ग्रे सेक्शन में है, ठीक है, सो मार्केट रेंजिंग कंडीशन में है। पहले मैं इसको समझता था कि ये नो ट्रेडेबल जोन है, बट जब मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया, तो ये बेस्ट ट्रेडेबल जोन है, क्योंकि मार्केट आपको पता है कि कहाँ से हिट करके कहाँ जाएगा। ये देखें, मार्केट ने ऊपर हिट किया, मार्केट नीचे वाले हिस्से में आया, जैसे ही नीचे वाले हिस्से में आया, अब दोबारा मार्केट ऊपर वाले हिस्से को हिट करने गया, जैसे ही ऊपर वाले को गया, फिर दोबारा नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। ठीक है, एंड इन ओवरऑल कंडीशंस, अगर हम थोड़ा सा इसको डीपली देखेंगे, हमें ये पता चलेगा कि मार्केट यहाँ पर जो है वो एक ट्रायंगल पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, सो लॉजिक ये बतानी थी, मकसद ये था बात का, कि मार्केट अगर ग्रे सेक्शन में है, तो आपने दोनों साइड की ट्रेड्स आप ले सकते हैं, बट आफ्टर सो मच कंफर्मेशन यहाँ ठीक है, यहाँ पे बनती है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, आपने टाइम नहीं दिया हुआ, सो यू हैव टू अवॉइड दिस इक्विलिब्रियम जोन। ठीक है, जस्ट ओनली टेक ट्रेड्स विद रेड एंड ग्रीन जोन्स, एंड दीज ट्रेड्स विल बी ह्यूज। यानी कि बड़े मूव देंगी ये ट्रेड्स। अगर सेंटर वाले में आएंगे, छोटे छोटे मूव देगी, कंसिस्टेंट मूव्स देगी। लेकिन अगर ऊपर वाले में आएंगे, तो बड़े मूव देगी। जैसे ही मार्केट रेड जोन से नीचे जाएगी, तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देगी, ग्रीन से ऊपर आएगी, काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देगी, बिकॉज राइट राइट नाउ मार्केट इज रेंजिंग, सो वी विल वेट। अच्छा, अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि ये कर्व वाला, इसे हम कहते हैं कर्व ड्राइंग। ये कर्व जोन मैंने ड्रा किया है, तो ये भी आपने ज़रूर ड्रा करना है। ये जितने स्टेप्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये ज़रूर करने हैं एक ट्रेड को लेने से पहले, फिर आपकी ट्रेड प्रिसाइज होगी। अदरवाइज एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आप कहते हो मैं तुक्के मार के ट्रेड लेता हूँ, तो दिस इज़ नॉट ट्रेडिंग। अच्छा, हम 4 आवर पे आ गए। ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी वेरी 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 एक्यूरेट, ठीक है, ट्रेंड लाइंस। ठीक है, ट्रेंड लाइंस ऐसे काम करेंगी, अगर आपको कि मैं ट्रेंड लाइंस ड्रा करना जानता हूँ, एंड विदाउट एनी अदर कंफर्मेशन मैं ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड लेता हूँ, तो आप ट्रेडर नहीं है। ठीक है, तो ये सारा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड सम फेयर वैल्यू गैप ओवर देयर, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है।
exactly like here, a very good fair value gap. Then again here, a great fair value gap. Okay, so what does that mean? Now एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको कहा कि आपके फेयर वैल्यू गैप के ऊपर जो है आपको आपका सप्लाई जोन मिलेगा. सो वी विल मार्क दिस जोन एज आवर सप्लाई जोन. ठीक है. एंड देन अगेन इस जोन के ऊपर हमें फिर से अपना सप्लाई जोन मिलेगा. सो देन वी विल अगेन मार्क अ सप्लाई जोन. देन उसके ऊपर देयर इज नो फेयर वैल्यू गैप. दैट्स गुड. यानी कि मैक्सिमम प्राइस यहाँ से हिट करके नीचे आएगी. और अगर आप बड़े जोन में देखें तो ये रेड जोन में होगी. जब रेड जोन से इसकी सप्लाई से हिट करेगी तो बड़ा मूव देगी. ओके. ऐसे ये ग्रीन जोन है. और ग्रीन में आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन्स अपने मिल गए. ओके. नाउ हम इसको कर लेते हैं रिमूव. चार्ट को रखते हैं क्लीन. ठीक है. सो अब हम अपने फेयर वैल्यू गैप्स को रिमूव कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा मार्केट क्लीन हो जाए. ओके. ये मैंने फेयर वैल्यू गैप रिमूव कर दिया. ये मैंने अपना फेयर वैल्यू गैप रिमूव कर दिया. ओके. नाउ इट्स टाइम टू फाइंड अ गुड सप्लाई और डिमांड जोन्स. अगर आप बड़ा प्रिसाइज ट्रेड लेना चाहते हैं अगेन, तो आप एक वेट कर सकते हैं इन बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई और डिमांड जोन का. अगर ये 4 घंटे का सप्लाई जोन है तो आपको अब और छोटे टाइम फ्रेम में जाना है और यही स्टेप्स रिपीट करने हैं कि इस जोन जो आपने ड्रॉ किया है इसके अंदर आपको एफवीजी ढूंढने हैं और एफवीजी के ऊपर सप्लाई जोन ढूंढना है. और अगर आप डिमांड जोन में है तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है और जो आपने ये ड्रॉ किया है इसके अंदर जो छोटी छोटी कैंडल्स बनी है उनके अंदर फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है और उसके नीचे डिमांड जोन ढूंढना है. प्राइस एग्जैक्ट वहाँ हिट करके रिवर्स होगा. उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैंने अभी ट्रेड लेनी है, ठीक है, मैं बड़ा प्रोफेशनल हूँ और मैं मार्केट में इन हूँ और अभी पैसे बनाने हैं. सो व्हाट यू विल डू कि आप छोटे टाइम फ्रेम को पकड़ लेंगे. अब आपको क्या चीज़ इधर नज़र आई है? आपको ये एक चीज़ नज़र आई है कि मार्केट ने अपने लास्ट डिमांड जोन को हिट किया था जो कि यहाँ पे है. और डिमांड जोन को हिट करके मार्केट ऊपर चली. और जो कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना हुआ था जो मिटिगेट हो चुका है. मिटिगेशन अब कहते हैं कि एक ऐसा जोन जिसके ऊपर प्राइस नहीं जाने का सोचा था गई, हिट किया और वहाँ से उसको एग्जीक्यूट किया. यानी कि एक जोन बनाया और वहाँ से हिट करके अपनी डायरेक्शन चेंज की. तो ये आप कहते हैं मिटिगेशन. प्राइस मिटिगेट हो गया और ये जोन मिटिगेटेड जोन है. मिटिगेटेड जोन बार बार मिटिगेट नहीं करता. एक बार करता है, 2 बार, 3 बार, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है. मार्केट उसको कोई वैल्यू नहीं देता और उसको पास कर देता है. तो ये जोन जो है आप देख सकते हैं, ये जो हमने जोन ड्रा किया ये अनमिटिगेटेड जोन है. अभी तक प्राइस इसको मिटिगेट नहीं किया. तो इसके 90% चांसेस है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा. ठीक है. जब ये इसको एक मरतबा मिटिगेट कर देगा फिर उसके 30 से 40% चांसेस होंगे वो इसको मिटिगेट करेगा या नहीं. तो अगर आप बहुत प्रिसाइज ट्रेड लेना चाहते हैं तो अनमिटिगेटेड जोन्स पे सिर्फ ट्रेड करें. उसके बाद मार्केट ने हमें एक स्ट्रक्चर भी दे दिया है. अब आप चाहें तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम जोन है आपको इक्विलिब्रियम जोन में अक्सर औकात ऐसा कुछ पैटर्न मिलेगा. या तो ट्रायंगल मिलेगा या डाउन ट्रेंड का एक जो है वो स्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ से ऊपर नीचे नीचे से ऊपर मार्केट बार बार हिट कर रही होगी. या अप ट्रेंड मिलेगा जहाँ से एक रेंज में घूम रही होगी मार्केट. उस रेंज में आप हाई साइड से एक सप्लाई जोन ढूंढें और वहाँ पर मार्केट अपने आप को मिटिगेट करेगी. फिर नीचे आएगी, नीचे के डिमांड जोन को, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर. ठीक है. अब इसकी सादी सी मिसाल आपको देता हूँ. हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं 1 आवर पे और हम देखते हैं कि ये प्राइस ने किया क्या है. अब आप गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि राउंड अबाउट एग्जैक्टली हेयर एक फेयर वैल्यू गैप था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे. और इस एग्जैक्ट फेयर वैल्यू गैप के नीचे हमारे डिमांड जोन था जो कि बनता है पिछली 2 कैंडल्स को आप इंक्लूड कर लें या एक को कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये एक कैंडल में आप देखेंगे प्राइस ने एग्जैक्ट यहाँ पे एक पंच खाया है और प्राइस अपवर्ड चल पड़ी है. ठीक है. अब क्योंकि नया जोन नहीं क्रिएट हुआ एग्जैक्टली ठीक है, यहाँ पे क्रिएट हुआ था, वो मिटिगेट भी हुआ लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था. ठीक है. तो मार्केट ने क्या किया, क्योंकि ये बहुत छोटे से मूव से जनरेट हुआ था ये जोन, वो जोन ज़्यादा वैलिड है. ये देखें एक और अहम बात, ये जो जोन था अब देखिए इसके बाद प्राइस ने एक बड़ा मूव लिया है तो ये ज़्यादा वैलिड जोन है. ठीक है. जितना छोटा प्राइस ने मूव लिया उस फेयर वैल्यू गैप को क्रिएट करने के बाद वो उतना इनवैलिड जोन है.
ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ बट प्राइस गया और नीचे आया। सो इसने छोटा सा मूव जनरेट किया और मार्केट नीचे। ठीक है। सो यहाँ भी क्या हुआ कि हमें सिंपली इस बात को समझना था कि यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप था, उसके नीचे हमारा डिमांड जोन था, डिमांड जोन हिट हुआ, प्राइस ऊपर गया। अब आप ये देखिए कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया दोबारा। तो हम इसको थोड़ा सा गौर करते हैं कि हुआ क्या यहाँ पे। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और अब ये देखिए कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाएं। तो इस 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी और वो होगा सेम स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर नज़र आएगा किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे। अ, ठीक है। आपने जितना प्रिसाइज जाना है आप उतना प्रिसाइज जा सकते हैं और वो मार्केट उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी कहीं ना कहीं। ठीक है, और ये देखें आप, आपको एक छोटा सा यहाँ पर जो है ना फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। वो कैसे, ये देखें, ये माया एक आपको फेयर, ये तो मिटिगेट हो चुका था। ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप जो था ना ये मिटिगेट हुआ है और यहाँ प्राइस हिट करके ऊपर गया है। तो ये मिटिगेटेड जोन है, हम इसको मार्क नहीं करेंगे। इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप ढूंढेंगे और उससे नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप है ये, और उससे नीचे फेयर वैल्यू गैप है कोई भी नहीं। ठीक है, एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है जो कि ये बनता है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया क्या मार्केट ने इसको ओबे किया। तो आप ये देखें, ठीक है, मार्केट ने इसको ओबे किया है। ठीक है, मार्केट इसके जोन तक आई है। ठीक है, उसके बाद ग्रीन कैंडल स्टार्ट हो गई है। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो ये जो आपको मूव नज़र आ रहा है ये बड़ी बड़ी कैंडल्स, तो वो ऑब्वियस बात है। दूसरी बात मैंने आपको बड़ी अहम कही थी कि मार्केट का जो ट्रेंड की डायरेक्शन है अप साइड है या डाउन साइड है, जिस साइड को भी है उसके अगेंस्ट मार्केट एक इम्पल्सिव मूव जनरेट करता है जो कि आप ये देखें यहाँ पर है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, मार्केट नीचे की तरफ था, इम्पल्सिव मूव ऊपर की तरफ था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे मार्केट ने वो सारे खाने थे। तो मार्केट ने एकदम सबके स्टॉप लॉस हिट करवाए और मार्केट दोबारा नीचे को चल पड़ी। ठीक है, सो दैट्स इट। तो आज मैंने आपको बताया कि आपने सप्लाई और डिमांड जोन्स को एक्चुअली फाइंड कैसे करना है और आपका जो एक ट्रेड का सिनेरियो है वो आपने कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तो राउंड अबाउट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा प्रॉफिट आप देख सकते हैं $21 पे पहुंच चुका है, $22 पे, एंड आई विल होल्ड इट। आई थिंक कि ये जोन मिटिगेट हुआ है ऊपर की तरफ से और यहाँ पर अच्छी खासी फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इन फेयर वैल्यू गैप्स को ज़रा मेंशन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अब ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप प्राइस अपना मिटिगेट करने आया है। ये देखें, ये ये फिर वैल्यू गैप मिटिगेट करने हैं, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। अब लोग कहेंगे कि ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है, जो कि ये ट्रेंड लाइन ड्रा हुई हुई है, जबकि ट्रेंड लाइन नहीं, ये अपने एफ को फॉलो कर रहा है। उसके बाद दोबारा आएंगे ऊपर, हमें एक एफ यहाँ मिला है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक एफ हमें यहाँ मिला है, एक एफ हमें उसके बाद कोई एफ नहीं है। ठीक है, तो राउंड अबाउट नाउ आई कैन से कि मार्केट इज़ अबाउट टू हैव अ रिजेक्शन फ्रॉम हेयर। ठीक है, ये वो एरिया है जहाँ से मार्केट प्रॉबेबली रिवर्स कर सकता है। और ये वो छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप्स जो मार्क किए हैं, यहाँ से प्राइस कैसे रिएक्ट करेगा। लेट्स लेट्स मार्केट कैसे करेगा। आ, ये देखें, प्राइस विल बिहेव समथिंग लाइक दिस कि मार्केट इधर आएगा, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इसको तोड़ के ऊपर आएगा, फिर इधर से नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर इधर से तोड़ के, क्योंकि ये बड़ा फेयर वैल्यू गैप है मार्केट ज़्यादा नीचे आएगा। उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, और इस तरह से ये अपने फेयर वैल्यू गैप्स को फिल करते हुए अपने टारगेट पे पहुंचेगा। जैसे ही अपने टारगेट पे पहुंचेगा तो यहाँ पर डिमांड जोन है, क्योंकि ये इतनी मिटिगेशन के बाद पहुंचा है तो ये बड़ा डिमांड जोन है, तो ये बड़ा डिमांड जोन इसको बड़ा शूट देगा और उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि मार्केट दोबारा से ज़ोर से नीचे गिरेगा। अब आपको ये मज़े की बात पता चलेगी कि हमने तो सारा एनालिसिस फेयर वैल्यू गैप्स और मार्केट स्ट्रक्चर पे किया है, बट जब आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो मार्केट एग्जैक्टली ट्रेंड लाइंस को भी फॉलो कर रही है।
ठीक है, ये देखें, ये हमने जो जोन ड्रा किया हुआ था, अगर आप गौर करें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये देखें मार्केट राउंड अबाउट उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करने वाली है कि यहाँ से रिवर्स होने वाली है। लेकिन हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि वो कहाँ से रिवर्स होने वाली है, बिकॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड जोन्स एंड एफवीजीज, दैट्स इट। ठीक है, और ऐसे आप एक बड़ी प्रिसाइज एंट्री होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे होल्ड करें, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखें अपने डिमांड जोन से नीचे, और टेक प्रॉफिट नेक्स्ट वन, दैट्स इट। और ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 8 to 10। ठीक है, इट में बी 20, 30, 35, 70। अगर आपका वो एक्सट्रीम जोन में है, रेड या ग्रीन वाले, ये इस वक्त इक्विलिब्रियम में है, तो छोटी छोटी ट्रेड्स मिल रही हैं जो कि काफ़ी बड़ी हैं फिर भी। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स माय ट्रेडिंग प्लान एंड पैटर्न, हाउ आई ट्रेड। और मैंने पूरा खोल के एक्सप्लेन किया है कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, तो होपफुली आप लोग भी पैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जैन भाई समझ आइए कुछ कि नहीं? आप तो खामोश होके बैठे हुए थे, कोई फर्क पड़ा है? लॉजिक्स समझ आई हैं? बस हाँ, बाकी अगर आप इसे सप्लाई डिमांड और फेयर वैल्यू, अब सम टाइम क्या होता है, बड़ी अहम बात आपको बता दूं, सम टाइम क्या होता है कि यार आपको ना पता होता है कि मार्केट ना राउंड ओवर यहाँ से रिवर्स करेगी, लेकिन आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली कहाँ से करेगी, तो आपको ये फेयर वैल्यू गैप हेल्प करता है। दूसरा ये कि सम टाइम ऐसे होता है कि आपके ना एक ही पोजीशन के करीब दो तीन फेयर वैल्यू गैप्स और डिमांड जोन्स क्रिएट हो रहे होते हैं, तो उसमें आपको ट्रेंड लाइन हेल्प करती है कि आपका एग्जैक्टली कौन सा डिमांड या सप्लाई जोन एक्चुअली एग्जीक्यूट होगा, वो आपको जो ट्रेंड लाइन है वो बता देती है। जब आप एक ट्रेंड लाइन सा ड्रॉ करते हैं, तो वो ट्रेंड लाइन आपको बता देती है कि यार इस जोन में आने वाला जो डिमांड जोन है ना इस ट्रेंड लाइन के करीब, वो मिटिगेट होगा। ठीक है, ट्रेंड लाइन हेल्पिंग हैंड है, ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको एक बड़ी सी विक मिलती है, जैसे कि हमें यहाँ मिलती है, ये देख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, मार्केट ने सिर्फ मिटिगेट करने के लिए इसको हिट खाया है। अब हमें एंट्री हम अपनी मिस कर देते हैं, तो एंट्री कैसे लेनी है, आप फिब टूल जो है वो ड्रा करेंगे लास्ट जो लंबी विक वाली कैंडल है उसके साथ। ठीक है, और एक मिनट इसको डिफॉल्ट कर लो। ठीक है, और आप क्या करेंगे, आप 1 को ऊपर रखेंगे, 0 को नीचे रखेंगे। आप अपना जो एंट्री है उसे रख लेंगे 0.618 पे ट्रेड की, जो कि यहाँ बनती है। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे एंट्री बनती है। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस होगा राइट बिलो दिस 0, यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी एंट्री बन रही है राउंड अबाउट यहाँ पे, और आपका स्टॉप लॉस बन रहा है राउंड अबाउट यहाँ पे। ठीक है, और आपका टेक प्रॉफिट किधर है, वो अब आप खुद देख सकते हैं। ये देखें जी, आपका टेक प्रॉफिट वो उधर तक है, कितना बड़ा टेक प्रॉफिट है। ठीक है, अब इंशाल्लाह मैं टाइम लगेगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये टेक प्रॉफिट को आपने कैसे सेट करना है। ठीक है, कि आपको ये कैसे पता है कि ये मार्केट वहाँ तक जाएगी। इसकी एक सिंपल मिसाल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपने देखना है कि कौन कौन से फेयर वैल्यू गैप्स और जोन्स मिटिगेट हो चुके हैं। ये देखें, यहाँ का जोन मिटिगेट हुआ था, उसके बाद मार्केट नीचे गया था, फिर ये वाला जोन मिटिगेट हुआ, फिर ये वाला जोन मिटिगेट हुआ, लेकिन ये ऑलरेडी मिटिगेटेड जोन्स थे, तो इस वजह से ये बड़ा मूव नहीं जनरेट कर पाए कि मार्केट को वहाँ से पकड़ के यहाँ तक धकेल देते। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी मिटिगेटेड थे, तो मार्केट ने थोड़ा सा इधर पंप किया और दोबारा ऊपर। ये वो जोन था जिस जोन पे ऑलरेडी मार्केट मिटिगेट नहीं हुई हुई थी, और इसने एक बड़ा मूव दिया आपको। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी टेक ट्रेड्स विद गुड प्रॉफिट्स। ओके। नो, हम ट्रेड ले रहे हैं जनाब 1 मिनट पे। अब मैं आपको थोड़ा टाइम फ्रेम जो है बता देता हूँ। जो मेरा टाइम फ्रेम है वो मैं और हिसाब से चलता हूँ, हर बंदे की अपनी साइकी होती है, वो अपने हिसाब से चल सकता है। मैं रखता हूँ 1 डे फॉर एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद मैं रखता हूँ 4 आवर फॉर
पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ये वो, यहाँ पे मैं वो सप्लाई एंड डिमांड जोन्स मार्क करता हूँ जिन्हें मैं ट्रेड करूँगा। क्योंकि वन डे वाले तो बहुत टाइम लगेगा, हफ्ता हफ्ता लगेगा वो जोन में पहुँचने में। तो मैं 4 आवर पे आता हूँ, और 4 आवर में जो हमें जोन्स नज़र आ रहे होते हैं मैं उनको मार्क कर लेता हूँ कि यहाँ से मैं ट्रेड लूँगा। और ये अच्छी खासी लंबी ट्रेड जाती है, एक दिन, आधा दिन, एक दिन, मतलब चली जाती है, 2-3 दिन भी चली जाती है। ठीक है। उसके बाद मैं 4 आवर पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपना मार्क करता हूँ, एक सप्लाई जोन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है। और फिर मैं वेट करता हूँ प्राइस उस सप्लाई जोन में जाए जो मैंने मार्क किया था। जैसे ही प्राइस उस प्राइस जोन में एंटर होता है 4 घंटे टाइम फ्रेम में, तो मैं उससे पिछले जो मिटिगेशंस हैं, मूवमेंट्स हैं, उनके अंदर मैं दोबारा से वही पैटर्न ढूंढता हूँ, फेयर वैल्यू गैप्स एंड सप्लाई जोन्स एंड ब्ला ब्ला। और वो मुझे जो जोन मिलता है वो मैं कैसे ढूंढता हूँ, मैं 1 आवर पे ढूंढता हूँ उसके बाद। ठीक है। फिर जब 1 आवर पे मुझे एक जोन मिल जाता है, तो मैं फिर चला जाता हूँ 15 मिनट पे। और जैसे ही मैं 15 मिनट वाले पे जाता हूँ, तो मैं तब जाता हूँ जब प्राइस उस एरिया में एंटर हो चुका होता है, जोन में, 15 मिनट वाले जोन में। ठीक है। अब मुझे पता है कि 15 मिनट वाले में समटाइम प्राइस ऐसे करता है, एक जो है ना, सिर्फ एक टिप देता है और रिवर्स हो जाता है, जैसे कि आपको ये मूव में नज़र आ रहा है, ये नीचे वाला। ठीक है, एकदम उसने ठप्पा खाया और ऊपर को निकल गया। लेकिन फिर भी मार्केट हमेशा आपको दूसरा चांस ज़रूर देती है, आउट होने का भी, इन होने का भी। ठीक है। तो मार्केट आपको दूसरा चांस अक्सर देती है, और दूसरा चांस सिक्योर होता है। पहला चांस जो है वो आपको बता देता है कि मेरा लो जोन कहाँ बनेगा। ये देखें, इसने लो जोन बता दिया, और दूसरे में उससे ऊपर से ऊपर उठी है, और फिर ये देखें उससे ऊपर ही उठ रही है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वन डे पे एनालिसिस करता हूँ, 4 आवर पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढता हूँ, 1 आवर पे जाकर दोबारा से वही फेयर वैल्यू गैप्स एंड सप्लाई डिमांड वो मार्क करता हूँ। एंड मैं 15 मिनट पे आ जाता हूँ, और 15 मिनट में उस जोन में आने के बाद मैं वेट करता हूँ एक चेंज ऑफ करेक्टर होने का। चेंज ऑफ करेक्टर क्या है? चेंज ऑफ करेक्टर ये होता है कि मार्केट ने यहाँ से एक हाई क्रिएट किया, उसके बाद एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया। बट दिस टाइम मार्केट ने जब हाई बनाया तो पिछले वाले हाई को ब्रेक कर दिया। ठीक है। ये हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो जब ये हाई ब्रेक हुआ, तो उसका नतीजा क्या निकला कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है। यानी कि डाउन ट्रेंड से मार्केट अब हाई क्रिएट करने लग पड़ी। पहले लो क्रिएट कर रही थी, जो पिछला हाई था वो, जो हाई था वो पिछले हाई से नीचे था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब जो अगला हाई है वो पिछले हाई से ऊपर है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर था नीचे की तरफ का, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने एंट्री नहीं लेनी, आपने वेट करना है। जब ये चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है, तो आप चाहें तो आप एंट्री ले सकते हैं राउंड अबाउट एयर। ठीक है। या आप एंट्री ले सकते हैं राउंड अबाउट एयर। ठीक है, ये वाला जोन, या यहाँ जहाँ से मार्केट ने एक छोटा सा अपना मूव दिखाया है। ठीक है। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हैं, ये जोन्स मार्क कर लें और यहाँ पे एंट्री ले लें, अगर आप रिस्क कितना बड़ा ले सकते हैं। क्योंकि मैं लेवरेज बहुत हाई रखता हूँ, मेरा लेवरेज हाई होता है। मेरा लेवरेज राउंड अबाउट ये देखें आप 75 के करीब है। ठीक है। मेरा लेवरेज 76 के करीब है, जो कि बहुत हाई लेवरेज है, बहुत हाई। ठीक है, एकदम आपका अकाउंट खाली हो सकता है। तो मैं हाई लेवरेज रखता हूँ, तो फिर मैं बिल्कुल प्रिसाइज एंट्रीज लेता हूँ। ठीक है। तो मैं इस वजह से फिर 1 मिनट पे जाके अपनी ट्रेड का देखता हूँ कि जहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया 1 मिनट में, उसके बाद मार्केट दोबारा रिवर्स नीचे आई है, तो वो जो नीचे आती है उधर से जब एक मरतबा इनगल्फिंग कैंडल बनती है, या कोई ऐसी कैंडल का स्ट्रक्चर बनता है जो कि अब कहता है कि मैं ऊपर की तरफ जाने लगा हूँ, और वो स्ट्रक्चर वेरीफाई होता है कि अगर मैं अपसाइड ट्रेड ले रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देखें मार्केट नीचे आई। ठीक है, नीचे आके ये लो क्रिएट हुआ था, उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई। जब ये नीचे आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना इनगल्फिंग पैटर्न दिया। ठीक है, ये तो 15 मिनट का चार्ट है, और 15 मिनट के चार्ट पे ये देखें आप, इनगल्फिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, तो इनगल्फिंग पैटर्न है ये ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये आपका इनगल्फिंग पैटर्न था, रेड कैंडल थी, रेड को पूरी ग्रीन ने कवर कर लिया। जैसे ही ग्रीन ने कवर किया, उस इनगल्फिंग वाला जो जोन था, ये जोन था। ठीक है। मैंने उस जोन के जो विक थी ना, उस पे एंट्री पॉइंट की, और फिर मैं एंटर हो गया। आप नोट करेंगे कितनी प्रिसाइज एंट्री है, कि ये ऐसे जा रही है, यानी कि यहाँ पे एंट्री है। ठीक है।
और फिर वो प्रॉफिट है। ठीक है। और अगर आप इसको, अभी जो मैंने एंट्री ली है वो यहाँ पे ली हुई है। ठीक है। समटाइम ऐसे होता है ना, लेट हो जाता बंदा, तो यहाँ एंट्री थी मेरी, और ये जो पिछला लो था ना, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है। ये देखिए यहाँ पे, ये जो लो था ना जहाँ पे ठप्पा खाया था मार्केट में, उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है और टेक प्रॉफिट। ठीक है। ये भी मतलब अच्छा खासा टेक प्रॉफिट बनता है, छोटा नहीं है फिर भी। तो क्योंकि मैंने लेवरेज हाई रखा होता है, तो मेरे जो प्रॉफिट्स होते हैं फिर बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। ये आपके देखते देखते 14, 15, 21, 22, 23, 24। ठीक है। तो दैट्स इट। ठीक है ना। तो मैं भी आपको पूरा दिल खोल के ईमानदारी से वो चीज़ें बताई हैं जो कि रियल में ट्रेडिंग में यूज़ होती हैं और जिससे पैसे बन सकते हैं। ठीक है। लेकिन इनको सीखने में आपको टाइम लगेगा। दैट्स इट। होपफुली आपने चीज़ें सीखी होंगी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें या नहीं। हाँ जी। 1 मिनट का मकसद ये नहीं है कि मैं 1 मिनट के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, 1 मिनट का मकसद ये है कि मैं प्रिसाइज एंट्रीज ले सकूँ। हाँ। ठीक है। 1 मिनट कैंडल पे एंट्री ली है और ट्रेड मेरी 2 दिन, 1 दिन, 1.5 दिन, जब तक टारगेट नहीं हिट होता चलेगी। हाँ, समटाइम ऐसे होता है कि कोई जोन जो है ना, मार्केट के अनप्रिडिक्टेड बिहेवियर की वजह से, आपने एक बात याद रखनी है, बड़ी मज़े की बात है कि अगर आप ये फेयर वैल्यू गैप्स को सही तरीके से ड्रॉ करेंगे ना, तो मार्केट में हमने सुना होगा न्यूज़ आती है कि मार्केट गिर गई, न्यूज़ आई कि मार्केट चढ़ गई। तो ये जितनी न्यूज़ होती है ना, ये भी फेयर वैल्यू गैप के साथ फॉलो हो रही होती है। पता नहीं अभी फेयर वैल्यू गैप जनरेट करके न्यूज़ देते हैं या न्यूज़ देनी होती है तो फेयर वैल्यू गैप खुद ही जनरेट हो जाता है। ठीक है। तो ये काफ़ी हद तक मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस आपकी न्यूज़ को भी प्रिडिक्ट कर देता है कि न्यूज़ आने वाली हो, कोई मूवमेंट आने वाली हो मार्केट में, तो वो फेयर वैल्यू गैप्स जो क्रिएट होते हैं वो बता देते हैं कि यार मार्केट का मूवमेंट कोई ख़तरनाक है, तो ध्यान रखो। यानी कि आपको कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा फेयर वैल्यू गैप्स मिल जाएंगे, या आपको एकदम फेयर गैप वैल्यू गैप मिल ही कोई नहीं रहा होगा। ठीक है। या पहले दो ऊपर, एक ऊपर जनरेट हुआ, फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। इसका मतलब है कि मार्केट का कोई इनडिसीजन में मार्केट किसी फेयर वैल्यू के आपको फिल करने का मोड नहीं है। तो आपने वेट करना है। ठीक है। जब एक स्ट्रक्चर आपको मिल रहा होगा जो मैंने जिस तरह आपको बताया है, फिर आपने एंटर होना है। ठीक है। एनीथिंग एल्स। ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी जो नेक्स्ट मैं इसका पार्ट बनाऊंगा ना, उसमें मैं बताऊंगा कि इसमें मैं एग्जैक्ट एंट्रीज कैसे अपनी जो है ना वो पॉइंट करता हूँ। हालांकि मैंने बता भी थी आपको कि ये देखें, ये जोन ड्रा किया था, जोन पे ठप्पा खाया, मार्केट ने क्लिक किया, जैसे मार्केट ने उसके ऊपर पिन पॉइंट एक टिप दे दी, दूसरे पिन पॉइंट मूव पे हम एंटर हो गए। ठीक है। और अगर आप नहीं एंटर होते दूसरे में और मार्केट दोबारा तीसरे में आके उसके ऊपर ऊपर एक इनगल्फिंग पैटर्न बना देती है, ये देख रहे हैं, ये इनगल्फिंग पैटर्न था, फिर उसके ऊपर रहते हुए जो पिछला लो था उसके ऊपर रहते हुए एक इनगल्फिंग पैटर्न बनाती है। सो यू मस्ट हैव टू कंफर्म कि हाँ यार, ये ट्रेंड लाइन बन रही है कि यहाँ से समथिंग ऐसे, देख रहे हैं। ठीक है। तो भाई साहब, दैट डज मीन कि मार्केट इज गोइंग टू फॉलो दिस ट्रेंड लाइन। ठीक है। तो यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक हिट करेगी। सो यू कैन सेट अप योर टेक प्रॉफिट विद दिस जोन मार्किंग। ठीक है। बाकी ये है कि आपको मेरे ख्याल से, अब इसको जितनी मैंने चीज़ें बता दी हैं, मैंने बहुत ब्रीफ में तो नहीं बताई, लेकिन जो कोई मेहनत करने वाला होगा, समझने वाला होगा मेरी बातों को बार बार आप सुन के ना, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि आप इसको बार बार सुने, इस बात को कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे करने की बात कर रहा हूँ, कैसे एंट्री, कैसे फेयर वैल्यू कैप, कैसे क्या। जब आप इसको 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 10 मरतबा बार बार सुनेंगे ना, फिर आप यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट जो वीडियोस हैं स्नाइपर एंट्रीज की और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, उनसे आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है। शायद मेरी बात से ना समझ आए, लेकिन जो मैंने बातें बताई होंगी उनको जब आप कंबाइन करेंगे उन बातों से जो यूट्यूब पे बाकी वीडियोस हैं, फिर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर बाकी को भी देखते हैं, बाकी जो आगे ट्रेड्स वगैरह और जो हिसाब किताब है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ये वो पैटर्न है जो
आप कहीं पे भी चला सकते हैं, आप क्रूड ऑयल पे चला सकते हैं, आप क्रिप्टो पे चला सकते हैं, फॉरेक्स पे वीआईपी चलती है ये। फॉरेक्स पे बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी चलती है। यानी कि फॉरेक्स पे आप कहें कि यहाँ पर आपको जितना आप रिस्क ले रहे हैं और जितना प्रॉफिट ले रहे हैं ना, आप उससे 10 गुना ज़्यादा सिक्योर ट्रेड ले सकते हैं फॉरेक्स में, इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। लेकिन उसमें इशू ये है कि फॉरेक्स के लिए आपको बड़े फंड्स अक्सर चाहिए होते हैं, ठीक है, ख़ासतौर पे स्पॉट ट्रेडिंग में। और फॉरेक्स भी अगर आप आएंगे फ्यूचर्स में, तो उसकी फीसें वगैरह और बाकी चीज़ें मतलब काफ़ी डिफर होती हैं, बट डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि क्रिप्टो में बंदा ट्रेड करे। क्रिप्टो वॉलेटाइल होती है, और जो फॉरेक्स है वो वॉलेटाइल नहीं होती। जी, नहीं नहीं नहीं, आप किसी भी करेंसी पे यही स्ट्रेटजी लगा सकते हैं और आप देखेंगे बिल्कुल फॉलो हो रही है जैसे यहाँ पे हो रही है। मैं बीटीसी पे सिर्फ इसलिए ट्रेड लेता हूँ कि मेरा एक सीक्वेंस बन गया है बीटीसी के साथ। ठीक है, मैं इसके पिछले सारी हिस्ट्री को फॉलो करता आ रहा हूँ, ट्रेंड लाइन स्ट्रक्चर्स को ड्रा करता आ रहा हूँ, तो मुझे इसका बिहेवियर समझ आ गया हुआ है कि ये करता क्या है। यानी कि अपनी ट्रेंड लाइन के पास आके क्या करता है, ये सिग्नल कैसे देता है। ठीक है, और इसके ऊपर ट्रेड करने वाले लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे समझ आ गई। इस वजह से मैं थोड़ा इजी रहता हूँ इसमें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये हिट होगी, मार्केट उसके बाद दोबारा नीचे गिरेगी, जैसे यहाँ पे गिरी थी। ठीक है, और उसके बाद दोबारा ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, चलें सही हो गया फिर। ओके जी, अपना ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं बाकी डिटेल्स बता सकूँगा तो बताऊँगा ज़रूर। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।